अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आप ये खबर सुन के कर लें, क्योंकि पेट्रोल कितने रुपए सस्ता होगा, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है और कितने रुपए कम होंगे, इस हवाले से आवाम के लिए अहम खबर आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा, जिसमें आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है और आलमी मार्केट के तनाजुर में इब्तदाई वर्किंग तैयार भी कर ली गई है। ज़राए बताते हैं कि पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे और हाई स्पीड डीजल 97 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। और इसी तरह मिट्टी के तेल के हवाले से बात की जाए तो वो 2 रुपये 75 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। और इसी सिलसिले में ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन के इरसाल कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना तफसीली खुद आप ये कहें कि गौर खोज करेंगे और उसके बाद अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा देंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म कीमतों में कमी की हतमी मंजूरी भी दे देंगे, जबकि नई कीमतों का इत्तलाक 16 अक्टूबर से किया जाएगा, यानी कि कल से। बिल्कुल ऐसी ही आप देखते हैं कि कल से नई कीमतों का इत्तलाक हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन हमने माजी में देखा है, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि कोई धरनों की खबरें होती हैं, किसी ने एहतजाज करना होता है या इस तरह की खबरें आती हैं, तो फिर हमें पेट्रोल की कीमत में कमी नज़र आती है, हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी नज़र आती है, मिट्टी के तेल की कीमत में कमी नज़र आती है और वाज़े कमी नज़र आती है। अब ये अगर 6 रुपये की कमी जिस तरह से गजल बता रही है तो डेट विल मेक ए हेडलाइंस के 6 रुपये पेट्रोल कम हो गया हो जाए तो हाँ, अदरवाइज ये 1 रुपये 2 रुपये 1.5 रुपये इतना कम होता है और बढ़ता है तो 10-15 रुपये बढ़ता है। लेकिन खैर अल्लाह करे कि जिस तरह आपने कहा ये 6 रुपये ही कम हो। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको हम पेट्रोल से निकल के कुछ दुनिया भर की खबरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे मसले मसाइल तो वही है, खाना पीना, पेट्रोल, सैलाब आ गया नहीं आया, लेकिन दुनिया कुछ और कर रही है और दुनिया किसी और पैरामीटर पे तमाम तर चीजें देख रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चीनी साइंसदानों ने एक जदीद लेंस सिस्टम तैयार किया है जो तकरीबन 1 मील तकरीबन 1.6 किलोमीटर की दूरी से तिल के दाने जितने छोटे अल्फाज तक भी पढ़ने की सलाहियत रखता है। अच्छा। ये शानदार पेशरफ्त एक तकनीक के जरिए हासिल की गई है जिसे एक्टिव इंटेंसिटी इंटरफेरोमेट्री कहा जाता है। इस तकनीक में लेंस को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वो फिजाई खलल यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्टॉर्शन होती है उसकी रुकावटों को अबूर करते हुए वो बारीक तफसीलात भी पढ़ सकती है जो रवायती जो दूरबीन है या फिर लेंस है वो नहीं देख सकता। तजुर्बात में इस सिस्टम ने दूरी से मिली जो बड़े दूर से मिलीमीटर जितने छोटे अल्फाज की वाज़ेह तस्वीर भी हासिल की। इसमें इंफ्रारेड लेंस उसका भी इस्तेमाल किया गया और एक दूर दराज के हदफ पर उसको डालकर वापस आने वाली रोशनी का बगौर मुशाहिदा किया गया और रोशनी में होने वाली तब्दीलियों का तज्जिया करके तस्वीर भी बनाई गई। इस फासले से एक आम दूरबीन सिर्फ धुंधले और बड़े खाके ही दिखा सकती है। अगरचा इस टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए लेंस के दुरुस्त सीधा होना, उसका साफ रास्ता होना यह दरकार है, लेकिन मुहक्किकीन का मानना है कि यह निज़ाम आसार कदीमा, जंगली हयात की निगरानी और दूर दराज के इलाकों की जासूसी जैसे शोबों में इनकलाबी तब्दीलियां ला सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। फिर इसको हम सुपर लेजर कह सकते हैं जो कि बहुत ही छोटा टेक्स्ट रीड कर सकता है फ्रॉम डिस्टेंस। तो इसमें देखिए जिस तरह से आपने चाइना के हवाले से बात की है ना, तो हम तकरीबन डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट हम बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उनकी इनोवेशन के हवाले से बात करते हैं। इसी वजह से तो वो दुनिया में नंबर 1। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब देखें कि पिछले अभी 1-2 हफ्ते में जिस तरह से हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहे थे, मतलब आ रही थी हमारे सामने, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें, जिसमें कोई ना कोई ऐसी इनोवेशन थी। एआई के हवाले से, रोबोटिक्स के हवाले से बहुत काम किया है उन्होंने, और फिर कार सेफ्टी के हवाले से भी हमने आपको एक खबर दी थी। इस तरह और भी बहुत सी ऐसी आप ये कहें कि जो जिद्दत लाई जा रही है टेक्नोलॉजी में, वो चाइना से ही हमें कोई ना कोई खबर मिलती है, सैटेलाइट के हवाले से हो जाए या कुछ भी। तो अब ये जो तैयार, अब इसमें हर्डल्स भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि सारा जितनी दूर एक चीज जाती है उसमें फिर डिस्टॉर्शन भी आ जाती है। इब्तदाई मराइल में अगर इसके अगले मराइल की बात की जाए तो बहुत सारी प्योरिफिकेशन भी आनी है। उसके बाद कमर्शलाइज तो चले बहुत बाद में जाके होता है, प्योरिफिकेशन आनी है, फिर इसके नए वर्जन आने हैं, नए वर्जन के बाद वो खुद अपनी तैयारी करेंगे। और वो जो स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि वो स्टेबल रखना भी जरूरी है, तो उसमें कुछ ऐसा वर्जन भी लाएंगे कि अगर ये स्टेबल ना भी हो तो ये आपको वो दिखा सके। तो उस तमाम तर चीजें करने के बाद ही उसको कमर्शियल करेंगे, क्योंकि हर्डल इसमें अब आएंगी और उसके बाद ही जो कुछ भी पेशरफ्त हुई हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको ये देते हैं अमेरिका से। अमेरिका में एक गुलहरी ने पानी में
स्किंग करके देखने वालों को हैरान कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना के शहर में मुनक्किद होने वाली कैरोलिना क्लासिक फेयर में एक बासलाहियत गुलहरी, जिसको ट्रगी ने, आप ये कहें कि उसने पानी में स्किंग करके नाजरीन को हैरान कर दिया। और जुम्मे से इतवार तक मुनक्किद होने वाली ये फेयर मुनक्किद हुआ, जिसमें ट्विगी ने मुतअद्दिद परफॉर्मेंसेस दिखाई। और बासलाहियत गुलहरी ये नाम पाने वाली पहली गुलहरी नहीं है। सबसे पहली ट्विगी, इसको आप कह लें और ये कह लें कि लुआन कह लें, लुआन बेस्ट उनके शोहर ने 1979 में तूफान से बचाया था। और लुआन बेस्ट रिटायर होने से पहले मजमूई तौर पर 8 गुलहरियों को वाटर स्कीइंग की तरबियत भी दे चुकी थी। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजे से वो कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है इंसानों ने कम स्कीइंग की होगी, लेकिन वहाँ पे अब गुलहरियाँ भी स्कीइंग कर रही हैं, और सिर्फ स्कीइंग नहीं कर रही बल्कि उसका मुकाबला भी हो रहा है। और ये जिस तरह मैंने पहले भी पिछले स्टोरी में भी जब स्विच करने लगा था, तो मैंने ये कहा था कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हमारी प्रायोरिटीज यही है कि हमने रोजमर्रा जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, पेट्रोल कम किस तरह से होगा, दरने किस तरह से कम होंगे, कंटेनर्स किस तरह से हटेंगे, इंटरनेट किस तरह से खुलेगा, हमारी फेसबुक कब से बहाल होगी, इंस्टाग्राम कब से बहाल होगा। दुनिया की प्रायोरिटीज थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दुनिया कुछ नया कर रही है, कुछ नया करने की कोशिश करती है, नए नए एडवेंचर करती है। जिस तरह से आप देख लीजिए कि अब गुलहरी स्कीइंग करेगी। हमारे यहाँ इंसान अभी तक स्कीइंग नहीं कर रहे, वो भी इस तरह से मुकाबले उनके नहीं हो पा रहे, वहाँ पे गुलहरियां कर रही हैं। सो ये क्या कहते होते हैं कि दूसरी दुनिया की कुछ मनाजिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर हम बात करते हैं ना दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो वही दूसरी दुनिया। हाँ एग्जैक्टली। और ऐसे ही है। और मैंने क्योंकि चीन की खबर बताई थी, इन्होंने अमेरिका की खबर बताई, और अमेरिका का जहाँ पे जिक्र हो तो वहाँ पे चीन का वापस जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस करना तो बहुत लाजमी हो चुका है, क्योंकि अमेरिका और चाइना अब एक दूसरे के साथ साथ ही हैं। एक सुपर पावर है, दूसरा सुपर पावर अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो आने वाले दिनों में शायद वो डिक्लेयर भी कर दें। चीन में एक 82 साला मामर खातून ने कमर के दर्द के इलाज के लिए एक मुनफरिद इलाज ढूंढा। अच्छा। और उन्होंने किया ये कि उनको किसी ने बताया ना, वो जिस तरह आपके यहाँ होते हैं नीम हकीम खतरा जान, हाँ, किसी पुरानी बुड्ढी ने बताया होगा, या बुड्ढे ने बताया होगा, या फिर किसी पुराने बाबा जी ने बताया होगा, या हकीम साहब ने बताया होगा कि आप जिंदा मेंढक खा लें। जिंदा मेंढक खा लें तो आपका जो स्टमक है उसके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही उन्होंने किया, और उन्होंने जिंदा मेंढक खा लिए, और बाद में ऐसी टीबी पेचीदगियां पेश आई कि उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया हांगजू सूबे में पेश आया। खातून को बताया गया था, मैंने पहले बताया कि जिंदा मेंढक खाना है और एक पुराना ये इलाज है जो कमर के दर्द को खुसूसन मोरों के लिए मुफीद है। खातून ने पहले दिन 3 मेंढक खा दिए। उन्होंने कहा जी चलो चलते चलते 1 नहीं 2 नहीं 3 खा देते हैं, और वो खाने भी जिंदा थे, जिंदा खा लिए। अगले दिन उन्होंने 5 मजीद खा लिए। सो यूं उनकी तादाद 8 हो गई। इब्तदाई तौर पर खातून को हल्का सा मैदे में दर्द महसूस हुआ, मगर चंद दिनों बाद वो शदीद तकलीफ के बायस चलने फिरने से भी कासिर हो गई, और बिलाखिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मेडिकल जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि उनके जो इम्यून सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और इसके अंदर पैरासाइट इन्फेक्शन पाया गया। ताहम खातून का 2 हफ्ते तक इलाज जारी रहा, जिसके बाद वो थोड़ी बहुत बेहतर हुई, उनको घर वापस भेजा गया। मोरल ऑफ द स्टोरीज के आपने अपना प्रॉपर इलाज करना है, हकीमों की और नीम हकीम खतरे जान की बात नहीं सुननी है। खुदारा आपने ये जिंदा मेंढक और इस तरह के तो बिल्कुल नहीं अपना। मैं तो अब यही सोच रही थी कि वो जिंदा मेंढक को उठा नहीं सकते, अगली खा गए, उन्होंने उनका कल्चर शायद ऐसा है, कल्चर है। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे दीगर कीड़े मकोड़े मरे हुए भी खाए जाते हैं, और दीगर इंसेक्ट्स भी खाए जाते हैं, लेकिन ये जिंदा खाना काफी हैरानकुन बात थी जो मैंने अभी ये स्टोरी देखी और सुनी। और मैं काफी मैं उसी सोच में वही इमेजिन करी थी कि कैसे उन्होंने उठाकर मुंह में डाला होगा, और कोई हलचल भी मेंढक ने नहीं की होगी, और फिर जाके पेट में वो कैसे और कैसे वो कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं होगा। बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन उनकी हालत काफी तशवीशनाक हो गई है। तो ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह की कोई ट्रेजेडी आपने अपने साथ नहीं करनी, बल्कि जाना है जब भी आपकी कुछ भी मामलात हो तो डॉक्टर के पास जाना है, उन्हीं को चेक कराना है। तो आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज आपको देते हैं, दुनिया से ही देंगे, क्योंकि दुनिया का महंगा तरीन पंख किस परिंदे का है ये जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा पंख न्यूजीलैंड के एक नायाब परिंदे हुया का है, और इसके एक पंख की कीमत हजारों डॉलर तक जा पहुंची है। हुया का साइंसी नाम अगर लिया जाए तो वो है हेट्रालोका ऑट्रियोस्ट्रिस। इतना मुश्किल नाम है, ये उनका साइंसी नाम है, जो कि न्यूजीलैंड का एक खूबसूरत काला परिंदा था, जिसकी दुम पर लंबे सफेद किनारे वाले पंख थे। बदकिस्मती से ये हुआ कि ये परिंदा 1907 के आसपास मदूम हो गया था, और फिर मावरी कबीले के लोग उसे बहुत ही आप ये कहें कि शाही और शानो वकार की अलामत समझते थे, इस परिंदे को अपने पास रखना या उसके पंख को। और उसके पंख कबायली सरदारों के ताजों और जेवरात में इस्तेमाल किए जाते थे। अक्सर आप देखते हैं ना कि जो उनके बड़े बड़े
बड़े ताज होते हैं, उनमें पंख लगे होते हैं, तो यही पंख थे। 2010 में वेलिंगटन न्यूजीलैंड में एक नीलामी में हुइया के एक पंख की कीमत 8,400 न्यूजीलैंड डॉलर, तकरीबन ये बनता होगा 5,000 अमेरिकी डॉलर, उस तक जा पहुंची थी। और ये दुनिया के किसी भी परिंदे का सबसे कीमती पंख साबित हुआ है। मगर ये इतना महंगा क्यों है? दरअसल परिंदा मुकम्मल तौर पर नायाब है इस वजह से, और मावरी सकाफत में इसकी अलामती और रूहानी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और कानूनी तौर पर ये आप ये कह लें कि सकाफती विरसे वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए भी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसी गज़ल की स्टोरी से मुझे ये पता चला कि हुइया की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुइया की कीमत इस वजह से भी ज़्यादा है कि एक तो ये पूरी दुनिया में मादूम हो चुका है, इसकी आपको उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, नायाब बहुत ज़्यादा है। और वो आप ये कह भी सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल कि यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी सप्लाई में ऊपर नीचे हमें डिमांड सप्लाई का तलब रसद ऊपर नीचे होती रहती है ना, तलब और रसद में कमी हो जाती है। किसी ज़माने में मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, अब ये रूल उस तरह से मुझे याद है, लेकिन जब ये बता रही थी तो मुझे यही पता चला कि शायद इनकी नायाबी की वजह से इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है। लेकिन इनके शायद क्या कहते थे, पंख जो थे, उनसे शायद बहुत सारी कोई मुफीद चीजें भी होती हैं, इस वजह से भी उनकी कीमत, क्योंकि देखें ना बड़े बड़े घरानों में जब ताजों में आपका ये इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर है इसकी कीमत तो बादशाहों का पंख होगा तो फिर बादशाह तो फिर मुंह मांगी कीमत देते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए अब क्रिकेट की खबर आपको बताते हैं। जनूबी अफ्रीका के साथ हमारा मुकाबला जारी है, लेकिन जनूबी अफ्रीका के साथ मुकाबला जारी था तो इस तरह लग रहा था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ नहीं बल्कि साउथ मुंबई के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मुतसामी हों या फिर उनके दूसरे स्पिनर हैं सुब्रायन, इन दोनों का ताल्लुक तकरीबन इंडिया से है और इंडियन निजात वो लग रहे थे। इस तरह लग रहा था साउथ मुंबई से हम खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे। लेकिन अभी खबर थोड़ी सी डिफरेंट है। मुतसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 41 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। लाहौर में जारी टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन दरकार थे, जबकि पाकिस्तान को कामयाबी के लिए सिर्फ 8 विकेटें दरकार हैं। ये तो 10 बजे के बाद पता चलेगा कि होना क्या है। लेकिन अगर मुतसामी की बात की जाए तो वो दूसरे ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने पाकिस्तान में खेले गए एक ही टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। और मुतसामी की बात की जाए तो उन्होंने पहली इनिंग्स में 117 रन देकर 6 विकेट हासिल की, जबकि दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 57 रन के बस 5 खिलाड़ियों को पवेलियन गिरा दिखाई। इससे कबल 1984 में इंग्लैंड के निक कुक ने कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा सर अंजाम दिया था, जब उन्होंने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें 65 रन के एवज और दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें 18 रन देकर हासिल की थी। यूं 41 साल रिकॉर्ड तकरीबन बराबर होता हुआ बात वही है कि पाकिस्तान को 8 विकेटें और उस तरह से दूसरे, तो फैसला जो है मैच काफी फैसला कुन है। लेकिन देखिए आप मैच की टेंशन देख लीजिए कि एक्चुअल स्टोरी गजल भूल गई, क्योंकि इनको अभी मैच की टेंशन पड़ी है कि पता नहीं मैच का क्या होगा, 8 विकेट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुतसामी की तारीफ करनी पड़ेगी, मुतसामी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से हसनैन ने कहा, जिस तरह से उन्होंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई, मजीद हम इन डिटेल में जाकर आगे सेगमेंट में बात करेंगे कि आज क्या कुछ होगा। बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज चौथा दिन है ना, चौथा दिन है और फैसला कुन मराहिल में मैच अब दाखिल हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिली होगी और समझ भी बहुत। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।